इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार बोर्ड 2020 में 10th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट सीटिंग में पूछे गए प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में दे रहे हैं। तो जिसका यह क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन में 15, 12, 23, 75 है। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके सिर्फ दो अभाज्य गुणनखंड हों उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब सिर्फ दो संख्याओं से कटे, एक से और दूसरा अपने से। तो वैसी कौन सी संख्या देखिए, 15 3 से कट जाती है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी। 12 भी 3 से कट जाती है, ये भी नहीं होगी। 23 1 से कटता है या 23 से कटता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 65 और 117 का मसा इतना के रूप में है तो यम का मान क्या होगा? 65 और 117 का मसा निकालने के लिए निकाल लें। 117 एक बार लगेगा, 2 65 एक बार, अर्थात इसका मसा जो होगा वह 13 होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि 65m - 117 बराबर मसा अर्थात 13 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 65m 117 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में, यानी 13 प्लस 117। एम का वैल्यू हम निकालना चाहें तो 117 में से 13 आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 130। 65 को दूसरी तरफ डिवाइड 2, यानी एम का वैल्यू 2 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा? तो लसा क्या होगा? देखिए, सभी तीनों संख्याएं से 20 कट जाती, ये लघुत्तम होगा। इसका लसा इतना होगा और मसा आपको पता होगा, किसी भी तरीके से आप निकाल लेंगे 2 आएगा। तो कह रहा है इन दोनों का अनुपात क्या होगा, अर्थात हमसे पूछा जा रहा है 20:2 क्या होगा। तो इसे हम ले सकते हैं 2 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं 10:1, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या यानी जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर हो। तो देखिए, ऑप्शन सी में √3 ऊपर भी है और √3 नीचे भी मल्टीप्लाई में है, अर्थात यह 2 के बराबर है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या अर्थात जो एक से कटे, अपने से कटे और उसके साथ में किसी और से भी कटे, तो वह संख्या जो है वह 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यह हम जानते हैं कि 2 है। तो कह रहा है कि इन दोनों का मसा क्या होगा? तो 4 और 2 का मसा निकालेंगे तो यह 2 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसक क्या होगा। अभाज्य संख्या मतलब कोई भी इन दोनों के बीच में ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि दोनों को काट सकता है। ये दोनों या तो एक से कटते हैं या अपने से कटते हैं। तो अर्थात वैसी संख्या जो एक से कटे या अपने से कटे, उन सब का अगर लसर निकालना हो तो सीधे सीधे हम गुना कर देंगे। अर्थात ए गुणे बी आएगा, जिसमें हम ए बी भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। भाई या तो ऑप्शन रख करके आप आसानी से बना सकते हैं या इसे हल करें। यहाँ पे देखिए एक तरीका और भी है जिसे मैं पूछ कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा मान लीजिए, तो योग कितना हो जाएगा -b/a, तो इसे आ जाएगा -1/6। और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये आ जाएगा c/a अर्थात -2/1, जिसे -2 कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, जब हम पहले के केस में ऑप्शन ए को चेक कीजिए तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा -12। यहीं पे ये चीज़ें कैंसिल नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक कीजिए, देखिए दोनों का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 1, हमें आना चाहिए -1/6। तो देखिए इसको जब आप करेंगे तो एलसीएम ले लें, 6 -9 + 8, ये आ गया -1/6। अभी नहीं, अब इन दोनों का गुणनफल भी -2 आना चाहिए। अगर गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 कैंसिल आ जाएगा, अर्थात -4/2 यानी -2, अर्थात दोनों तरीके से फिट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यही इसके शून्यक होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में इतना के शून्यक कौन है। पिछला प्रश्न की तरह है, इसको भी आप डील कर सकते हैं। मान लिया है कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा -b/a अर्थात -√2, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा c/a -12। अब देखिए ऑप्शन ए को अगर चेक कीजिए तो इसमें क्या आ जाएगा, जब योग करेंगे तो माइनस में और ये प्लस में, ये आ जाएगा -2√2। यहीं पे कैंसिल आउट नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक कीजिए, जब आप योग करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा -6 + 1, ये आ जाएगा -5/√2, ये भी नहीं होगा। सी को देखें, इसमें जब योग करेंगे तो 2√2 एलसीएम और ऊपर आ जाएगा -3√2 + 1। यह भी देखें कि -√2 के बराबर नहीं है। तो जब सभी नहीं है तो इसमें कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -11 है। अर्थात द्विघात के अगर शून्यक अल्फा बीटा होते तो इनका योग कह रहा है 3 है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -10 कह रहा है। अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो हम मेरा द्विघात समीकरण का सूत्र है, यह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अर्थात 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा ये -10। तो ये देखिए कहाँ है, x² - 3x - 10, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा।
तो ऐसा निकालना है तो सबसे पहले द्विघात बहुपद को हम मानक रूप में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3। तो शून्यकों का योग, मान लिया कि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, तो शून्यकों का योग बराबर हम जानते हैं -b/a होता है। -b के जगह पे यहाँ पर -5 आएगा बटे 2 बराबर आ जाएगा 5/2, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद के लिए ये जरूरी है कि चर का घात पूर्णांक में ही होने चाहिए। तो देखिए चर x पर अंडर रूट है, तो इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। 1/2 ये पूर्णांक नहीं है। सी में भी यही चीज़ है, x का अंडर रूट है। डी में देखिए चर पे सभी पूर्णांक घात है। अचर में वर्गमूल कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह बहुपद है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण युग्म इतना तथा इतना का हल है। देखिए इसका हल के बारे में पता करने के लिए हमें चाहिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 ये होगा 2/4, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2। b1/b2 यह होगा 3/6, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2। और c1/c2 यह होगा 3/15, जिसे हम लिख सकते हैं 1/5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 बराबर है, दोनों 1/2 के बराबर है। लेकिन c1/c2 ये 1/5 है, अर्थात c1/c2 बराबर इसके नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो इसके कोई हल नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? जब सिर्फ एक समीकरण हो तो उसके अनगिनत हल संभव है। अगर एक समीकरण और आ जाए तो फिर हम उस पर डिसीजन करेंगे कि हल होंगे या नहीं होंगे या कितने हल होंगे। तो सिर्फ एक रैखिक समीकरण दो चर में हो तो उसके अनंत हल होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल ना हो, कोई हल ना होने का मतलब ये है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो किसी दो से आप ले लीजिए, जैसे b1/b2 बराबर कितना आ जाएगा -1/-2 बराबर नहीं है c1/c2 अर्थात 5/k के। तो माइनस माइनस कैंसिल, इससे हमें मिल जाएगा k बराबर नहीं है 10 के। तो यह कंडीशन होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हों तो p बराबर व्हाट? देखिए जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो d की वैल्यू 0 होती है। d बराबर हम जानते हैं यह होता है b² - 4ac इतना बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस द्विघात समीकरण में b² के जगह पर -p का स्क्वायर करेंगे, ये p² हो जाएगा। -4a के जगह पे 1 और c के जगह पे 4 = 0। या हम लिख सकते हैं p² बराबर -4 × 16 ये जाएगा प्लस में 16, जिससे हम लिख सकते हैं, इससे हमें मिल जाएगा p बराबर 16 का अंडर रूट, जिसे हम लिख सकते हैं +-4
4, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? पहला को देखते हैं। सब द्विघात समीकरण है या नहीं इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मानक रूप में लिखते हैं। तो 2x² - 3x = 1 + x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 2x + 1, इसे हम सभी को एक तरफ कर लें तो 2x² में से x² माइनस हो जाएगा, यानी x² - 5x हो जाएगा -1 = 0। यह एक प्रकार का द्विघात समीकरण है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद बराबर है 30। 30वां टर्म बराबर हम जानते हैं a + 29d होगा। पहला पद इसमें 10 दिया हुआ है +29, d का मान दूसरे में से पहला पद घटाएं अर्थात -3। 10 प्लस ये -87 हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 10 - 87, ये आ जाएगा -77, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर हम जानते हैं अंतिम संख्या n × n + 1 / 2 होता है। तो यहाँ पर 100 तक की संख्याओं का योग यानी 100 × 100 + 1 करेंगे यानी 101/2। 50 गुना कर देंगे आ जाएगा 5050, यही इसका योग होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88? माना कि Tn टर्म 88 है। Tn टर्म बराबर हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1d = 88। पहला टर्म 1 + n - 1d के जगह पर दूसरा में से पहला पद घटा दें अर्थात 3, इसका कॉमन डिफरेंस आएगा 88। देखिए 1 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। इससे हम n - 1 निकालें अर्थात 3 गुना में है तो यह भाग हो जाएगा। 88 में से 1 माइनस करें तो यह हो जाएगा 87, भाग दें यह 29 आएगा। यानी n - 1 बराबर जब 29 है तो n का वैल्यू कितना आएगा 29 + 1 अर्थात 30 आएगा। तो यह 30वां पद होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इतना में पदों की संख्या क्या है? n का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है -10, d का मान -6 -10 अर्थात ये आ जाएगा 4, और अंतिम पद Tn टर्म दिया हुआ है 34। तो फॉर्मूला हम जानते हैं Tn = a + n - 1d। अब इसमें Tn का मान 34 दिया हुआ है बराबर a के जगह पे -10 + n - 1d के जगह पे 4। देखिए -10 को दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस में अर्थात 44 बराबर n - 1 4। ठीक है, 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा 11 अर्थात n - 1 = 11। इसलिए n की वैल्यू कितना आएगा -1 दूसरी तरफ जाएगा प्लस अर्थात n बराबर 12, अर्थात पदों की संख्या 12 होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 21, 1 + 2 + 3 + n तक बराबर है। यह देख रहे हैं प्राकृत संख्याओं का योग है। प्राकृत संख्याएं n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर हम जानते हैं n जहाँ की अंतिम प्राकृत संख्या इंटू n + 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में कोण D बराबर Q के। एक बना लेते हैं। यह DEF और कह रहा है कि कोण D जो बराबर है कोण Q के, कोण R बराबर E, कोण E के बराबर कोण R है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? यदि ये दोनों संगत कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, इसलिए तीसरा कोण कोण F बराबर होगा इसके तीसरे कोण से। तो ये त्रिभुज PQR है, QR यहाँ पर आ गया तो ये P होगा, तभी त्रिभुज PQR बनेगी। कोण F बराबर कोण P होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उसके परिमापों का अनुपात है। जब संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो उसके परिमाप का अनुपात भी संगत भुजाओं का अनुपात ही होता है, अर्थात 3:4 ही होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करता तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता। यहाँ परिमाप की बात किया है तो 3:4 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई निकालें। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, √3/4 A² यानी कि 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12 कर सकते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऊंचाई दिया हुआ हो, मान लीजिए कि ऊंचाई h हो, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 × आधार 12 × ऊंचाई h मान। तो इसमें h का मान हमें निकालना है, तो h का मान हम निकाल सकते हैं। 12 कैंसिल, 4 × 12, h बराबर हो जाएगा 2 भाग में है, गुना में हो जाएगा 3 × 6 √3, सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। सॉरी यहाँ पर √2 है इसलिए नहीं होगा, 6√3 जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है? मूल बिंदु के नियामक होते हैं 0, 0 जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? देखिए x बराबर -5 अर्थात -5 बिंदु से यह YH के रेखा के समांतर होगी, तो इसमें आंसर होगा YH के समांतर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। मध्य बिंदु के नियामक हम जानते हैं कि यह x नियामकों का योग अर्थात 3 + -3 यानी 3 - 3/2 होगा, और y इसका 4 + 8/2 होगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे, ये 0/2 करेंगे 0, और 4 + 8 12 को 2 से भाग देंगे 6। यही इसके मध्य बिंदु के नियामक होंगे, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, बिंदु इतना किस पाद में है? जब x और y निर्देशांक दोनों निगेटिव हो तो वह तृतीय पाद में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बिंदु इतना का x नियामक कौन है? x नियामक पहला वाला होता है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो ऑप्शन ए
इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु के नियामक हम जानते हैं 0 0, तो ये इसकी दूरी क्या हो जाएगी, हम जानते हैं x नियामकों का अंतर, यानी x में से 0 माइनस करेंगे तो ये x ही आएगा, इसका वर्ग प्लस y नियामकों का अंतर, y माइनस 0 करेंगे तो y, इसका वर्ग करेंगे, इतना का अंडर रूट, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, बिंदुओं इतना एवं इतना के बीच की दूरी है। दूरी बराबर, ये हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x नियामकों का अंतर, यानी 2 माइनस -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, इसका वर्ग कर दें, प्लस y नियामकों का अंतर, यानी 3 - 3 का वर्ग, यह आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16, प्लस 3 - 3 करेंगे 0, यानी 16 का वर्गमूल करेंगे, ये आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसमें -4 इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 32, एक्स एच पर बिंदु जो कि बिंदुओं इतना और इतना से समान दूरी पर है। देखें, ये कह रहा है कि -1 और 0 पे है, यानी यह बिंदु एक्स एच पर है, और दूसरा बिंदु कह रहा है बी जो है 5 0 पे है, दोनों एक्स एच पे है। कह रहा है कि एक्स एच पे ही बिंदु होना चाहिए, तो इसका अगर मध्य बिंदु के आप निर्देशांक निकालें वही हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स नियामकों का योग, यानी -1 + 5/2 और 0 + 0/2, इसे आप हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/2 2 0, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, इतना का मान क्या होगा। सबसे आसान तरीका है, थीटा का कुछ वैल्यू आप मान लें थीटा बराबर अगर 45 डिग्री हम मान लें तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 + tan 45 डिग्री का 1 सेक थीटा, यानी सेक 45 डिग्री का मान √2 × 1 cot 45 डिग्री 1 माइनस कौशिक 45 डिग्री यह √2। इसे हल करेंगे तो 1 + 1 करेंगे, ये आ जाएगा 2 + √2 × 2 - √2, a + b × a - b के रूप में है, तो इसे लिख सकते हैं a² यानी 4 - b² √2 का वर्ग करेंगे 2, यह 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इतना का मान क्या होगा। साइन कॉस का कम्बिनेशन है और एंगल 63 डिग्री और 27 डिग्री, दोनों मिलाकर के 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मान 1 होता है, ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यदि tan थीटा बराबर इतना हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। tan थीटा हम जानते हैं p/b होता है, तो h का मान यह हो जाएगा p², 8 का वर्ग करेंगे 64 प्लस b का वर्ग अर्थात 15 का वर्ग करेंगे 225। इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा 17। कौशिक थीटा बराबर हम जानते हैं यह होता है h/p, तो h का मान यहाँ पर 17 आ गया और p का मान 8, यानी 17/8 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन कौशिक थीटा के बराबर है। कौशिक थीटा का मान हम जानते हैं 1/sin थीटा भी होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, यदि 2sin थीटा बराबर 1 हो तो इतना का मान क्या होगा। 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो sin थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, और 1/2 हम जानते हैं कि sin 30 डिग्री के बराबर है, तो थीटा का मान 30 डिग्री। अब इसके जगह पे
3 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 cot 30 डिग्री का मान हम जो जानते हैं ये √3 होता है। √3 का वर्ग कर दें प्लस 3, √3 का वर्ग करेंगे 3 को 3 से गुना करेंगे 9 प्लस 3 अर्थात 12 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कॉस थीटा होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, यदि सेक थीटा बराबर इतना हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा बराबर हम जानते हैं h/b, तो इसमें p का मान हम निकाल सकते हैं। ये जानते हैं h² माइनस b² अर्थात 13 का वर्ग 169 माइनस b 12 का वर्ग करें 144। इसको जब हल करेंगे तो इसका मान 5 आएगा। तो कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं ये होता है b/p, तो b के जगह पे 12 और p के जगह पे 5, तो 12/5 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। मान भर दें। 2 cos 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं ये होता है 1/2। इसका वर्ग कर दें बराबर हो जाएगा 2 गुने 1/4। ये हो गया 1/2, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान क्या होगा। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, अगर त्रिभुज ABC है तो इसके 3 कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। चूँकि कोण C का मान 190 डिग्री है तो A + B का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण C यानी 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं cos A + B बराबर हम लिख सकते हैं cos A + B के जगह पे 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री। 0 होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री। देखिए सभी tan में है। tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ये दोनों कोणों का योग यानी 10 और 80 का योग 90 होता है। उसी तरीक़ा से 75 और 15 डिग्री का योग 90 होता है। तो इस कम्बिनेशन का गुणनफल 1 होगा। साथ ही साथ इस कम्बिनेशन का भी गुणनफल tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान भी 1 होता है। अब 1 गुने 1 करेंगे तो मान 1 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण है। 12 मीटर ऊंचा खंभा है जिसकी छाया 4√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण क्या होगा। मान लीजिए कि उन्नयन कोण थीटा है। लंब और आधार से संबंधित हम जानते हैं कि tan होता है, तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 12/4√3। 4 तिया 12, 3/√3 करेंगे, ये आ जाएगा √3। √3 हम जानते हैं कि ये tan 60 डिग्री का मान है, तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री की उन्नयन कोण पर
उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी? भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर तथा जमीन के साथ में 60 डिग्री का एक कोण बना रहा है, तो डोरी की लंबाई यही होगा जो इसका इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। मान लीजिए कि इसकी लंबाई h है, तो h का मान कह रहा है। तो देखें, लंब और कर्ण से संबंधित हम जानते हैं साइन होता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं लंब यानी कि 100 मीटर बटे कर्ण h। साइन 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3/2 100 बटे h। इससे हमें मिल जाएगा h का वैल्यू 2 × 100 करेंगे 200 बटे √3 मीटर। यह ऑप्शन सी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा? जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। तो वृत्त के केंद्र से होकर जो जाती है वो व्यास कहलाता है। ऑप्शन सी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त है, बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस तरीके से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 48, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इस पे 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, इसके बीच का कोण कह रहा है 60 डिग्री है। चूँकि वृत्त का त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ लंब होती है, अर्थात ये कोण 90 डिग्री, इसको जब हम मिलाएंगे तो ये जो कोण है ये 60 डिग्री का आधा होगा और दूसरा यह 30 डिग्री होगा। तो इसमें देखिए त्रिज्या का मान दिया हुआ है, एक कोण 90 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। इस प्रकार से स्पर्श रेखा की हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है स्पर्श रेखा की लंबाई h और लंब होगा 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि लंब और कर्ण से संबंधित साइन यानी साइन 30 डिग्री बराबर होगा 3 सेंटीमीटर बटे कर्ण h। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 3 सेंटीमीटर बटे h। इससे हमें मिल जाएगा h बराबर 6 सेंटीमीटर, अर्थात स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए, जब परिधि 2 पाई हो यानी वृत्त का क्षेत्र, परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2 पाई r होता है और इतना बराबर कह रहा है कि 2 पाई है, तो अर्थात r का मान 1 है। उसी तरीक़ा से जब बढ़ करके 4 पाई हो जाती है यानी 2 पाई, इसमें कैपिटल R रखते हैं, बराबर हो जाता है ये 4 पाई के। तो इसलिए यहाँ से मिल जाएगा मुझे कैपिटल R का मतलब 2। तो 1 से बढ़ करके जब 2 हो जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो पाई आएगा, और इसका करेंगे जिसकी त्रिज्या 2 है तो हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग 4 यानी 4 पाई। तो
इसका एरिया में क्या अंतर पड़ा, इसका पाई के जगह पे 4 पाई हो गया, अर्थात 4 गुना उसका क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई है। पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 64 यानी कि 8 का वर्ग, इसलिए हम आर बराबर 8 सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा। जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो व्यास डी बराबर हम जानते हैं 2r होता है, अर्थात यह 16 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया। तार की लंबाई क्या होगी। तार की लंबाई हमें ऑप्शन में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सभी को हम सेंटीमीटर ही बदलेंगे। यहाँ पे देखिए घन की एक भुजा दी हुई है और खींचकर 4 mm का व्यास का एक तार बनाया गया। तार बेलनाकार होता है तो हमें त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी, यानी तार का त्रिज्या जो होगी 2 mm होगा। इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं 2/10 सेंटीमीटर। अब देखिए धातु के घन से बनाया गया है, यानी दोनों का आयतन समान होगा। तार की लंबाई माना कि L है, तो तार का आयतन का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर L, जहाँ L तार की लंबाई है, बराबर होगा घन का आयतन, तो 1 का क्यू घन सेंटीमीटर। तो अब देख सकते हैं तार का त्रिज्या, चूँकि पाई इसमें है ऑप्शन में, तो पाई का मान नहीं हम रखेंगे, आर के जगह पे 2/10 का वर्ग L 1 का क्यू करेंगे 1। इससे हमें मिल जाएगा L बराबर, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आए, 1/2 का वर्ग करेंगे 4 और 10 का वर्ग करेंगे 100। 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे पाई और रहेगा, इसको काटेंगे 25, यह सेंटीमीटर है, अर्थात 25/पाई सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उसकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है। बेलन के, यहाँ पर छूट गया है, बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात है। तो देखिए बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर H, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो इसमें आर के जगह पे R1 लिख देते हैं, इसमें R2 लिख देते हैं, ऊंचाई H1 H2 लिख देते हैं। अब देखिए पाई पाई कैंसिल, तो अनुपात क्या होगा, बेलन का त्रिज्या यहाँ 3 है तो 3 का वर्ग गुने ऊंचाई, बेलन का आगे है तो आगे वाला होगा 2/1/3 R2, शंकु की त्रिज्या यानी कि 4 का वर्ग गुने ऊंचाई 3, तो यह हो जाएगा 3 3 9 गुने 2 करेंगे 18/4 का वर्ग करेंगे 16, जिसे हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 8 दूनी 16, 9:8, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी LBH होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54,
एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि त्रिज्या भी दोनों का समान है और ऊंचाई भी समान है तो यहाँ आर लिखे तो नीचे भी आर लिखना पड़ेगा, एच यहाँ लिखे तो एच। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ऊपर भी है नीचे भी पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका मान हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा यानी 3/1 होगा। इसे हम लिख सकते हैं 3:1, अर्थात उनके आयतनों का अनुपात 3:1 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। समांतर माध्य बराबर होगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी 13 + 19 बटे 2 बराबर 16, यानी समांतर माध्य होगा 16, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, इतना का बहुलक क्या है। बहुलक यानी जो सबसे अधिक बार आंकड़ा आया है वह उसका बहुलक होता है। तो इसमें देखिए 7 सबसे अधिक बार आया है, 1 2 3, इससे ज़्यादा बार कोई नहीं आया है, तो इसका बहुलक होगा 7, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, इतना तथा इतना का मान 6 हो तो x का मान है। माध्य बराबर हम जानते हैं, यानी कि 6 बराबर यहाँ होगा आंकड़ों का योग, यानी 3 + 4 + 5 + 15 + 17 + x बटे आंकड़ों की संख्या 2 4 1 5। इसे हम लिख सकते हैं 5 को दूसरी तरफ ले आए, 30 बराबर हो जाएगा, जोड़ दें 3 4 7 7 5 12 12 7 19 19 10 29 + x। इससे हमें मिल जाएगा x बराबर 1। यही पूछा जा रहा है कि x का मान कितना होगा, 1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है। तो इसमें देखिए -0.5 यह इससे बाहर रेंज का है, यह इसकी प्रायिकता माइनस में नहीं होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता निगेटिव नहीं होती। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उनमें से अदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। बादशाह को के से सूचित किया जाता है, के उसमें लिखा होता है। तो काले रंग का 2 पत्ता होता है, एक काला पान कहते हैं और एक दूसरा चिड़ी कहा जाता है। तो 52 पत्तों में से 2 पत्ता अनुकूल घटना, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/26, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इस एग्जाम में पूछे गए लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का विस्तृत हल अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।